वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? मे भी आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल जो हम पढ़ रहे थे 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं हाफ चैप्टर। आपका अभी हाफ चैप्टर बचा हुआ है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्या पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज कर सकता है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा सकता है? क्या ठोस द्रव में चेंज हो सकता है या द्रव गैस में चेंज हो सकता है क्या? ठीक है जी। तो अभी हम पढ़ने वाले यहाँ पे टॉपिक डाल दीजिए, अवस्था, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ही हो गया, जब पदार्थ अपनी अवस्था, जो मैंने आपको बताया पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। जैसे कि आप जल का एग्जाम्पल ले लीजिए। जल, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में जल कैसा होता है? बर्फ होता है। ठीक है। द्रव अवस्था, जैसे जल। गैस, जैसे जल वाष्प। ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी 3 स्टेट हो गई। ठीक है भाई, सॉलिड स्टेट हमने पढ़ा, लिक्विड स्टेट हमने पढ़ा, गैसेस स्टेट हमने पढ़ा। इन सबके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी कणों की आकृति के हिसाब से, कणों की अवस्था के हिसाब से हम ये स्टेट डिफाइन करते हैं कि ठोस अवस्था कौन सी है, द्रव अवस्था कौन सी है और गैस अवस्था कौन सी है। ठीक है। तो ठोस अवस्था में जैसे कि जल जो होता है, जब हम बर्फ जमाते हैं तो जल की बर्फ जमाते हैं, पानी से बर्फ जमाते हैं। तो पानी को जब हम जमा देते हैं तो उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? ठोस। यानी बर्फ क्या हो गई? ठोस अवस्था हो गई। जब हम बर्फ को पिघलने के लिए रख देते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जल में कन्वर्ट होता है। और जब जल को हम उबालना शुरू करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जल वाष्प में। ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ में क्या होता है और उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ये अवस्थाएं जो होती है वो बदलती हैं। ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलती है, द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदलती है। ठीक है। तो हम इसके आगे पढ़ते हैं कि अवस्था परिवर्तन में किस चीज के प्रभाव से जो है वो अवस्था परिवर्तित होती है। तो इसमें पहला है आपका पॉइंट, डाल लीजिए आप, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव कैसे हमारी अवस्था परिवर्तन पे पड़ता है। ठीक है। क्योंकि जैसे कि बर्फ है, जब बर्फ जमती है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 0 से भी कम, माइनस डिग्री में होता है टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम ठोसों में क्या बढ़ाते हैं? तापमान को बढ़ाने पर जब हम तापमान इसका बढ़ाएंगे बर्फ का, तो किसमें कन्वर्ट होगी? जल में कन्वर्ट होगी। लेकिन बर्फ में तो इसके अणु पास पास है, तो वो टूटे कैसे? क्यों? क्योंकि जब हमने इसको ऊष्मा दी, बाहर से जब हमने इसको गर्म किया तो इसके जो कण थे वो क्या हुए? उसके कण जो है उनको ऊर्जा मिलने से उनके जो आकर्षण बल था वो टूटने लगा और कण जो है वो गतिशील हो गए। ठीक है। तो उनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा। गतिशील, जब कण में गति होने लगती है तो गति किसके कारण होती है? गतिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण होती है? गतिज ऊर्जा के कारण। कणों के अंदर गति जो होती है वो गतिज ऊर्जा के कारण होती है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक
एनर्जी। क्या कहते हैं इसको हम? काइनेटिक एनर्जी। यानी ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ने से कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते। भाई जब हमने इसको गर्म किया, बर्फ को जब हमने टेम्परेचर यानी एक ग्लास ले लीजिए, बीकर ले लीजिए, उसमें क्या डालिए? आइस डाल दीजिए और उसको बर्नर पर सेट कर दीजिए। ठीक है, और उसको ऊष्मा दीजिए। जब आप उसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे गर्म होगा और बर्फ क्या होगी? पिघलना शुरू हो जाएगी। यानी इसके कणों के बीच में जो बल कार्य कर रहा था वो बल टूटने लगा और इसके कणों में क्या होने लगा? कंपन होने लगा। उस कंपन से क्या हुआ? इसके जो बंध जो बने हुए थे, इनके स्ट्रॉन्ग जो कण आपस में जुड़े हुए थे वो टूटने लगे और उसके कण आपस में गति करने लगे। भाई जब टूटेंगे तो अपोजिट दिशा में जाएंगे, मतलब गति करते रहेंगे वो सब जगह। जब गति करेंगे तो बर्फ किसमें कन्वर्ट होगी? जल में कन्वर्ट होगी, क्योंकि भाई द्रव अवस्था में क्या होता है? कणों के अंदर गति होती है। तभी तो वो भाई जिस बर्तन में डालो उस बर्तन की शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? जो हम ऊष्मा इसको देते हैं उस ऊष्मा के कारण इसके जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, और ये किसमें चेंज हो जाता है? जल में चेंज हो जाता है। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। ऊपर से लिख देती हूँ मैं इसको, आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट डालिएगा, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर इसके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो कण अधिक तेजी से, इसके द्वारा जो ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ देती है।
जिससे कण अपना जिससे कण अपना नियत स्थान छोड़कर स्वतंत्र होकर गति करते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार नीचे तक कर देती हूँ इसको, आप पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जिससे इस अवस्था में क्या हो जाता है, तो उसे रब कर देते हैं इसको। तो एक अवस्था ऐसी आती है, गति करते हैं। अब एक अवस्था ऐसी आती है कि ठोस किसमें बदल जाता है, ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसमें परिवर्तित हो जाता है, ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसको रफ कर देती हूँ। जिसने नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके वो उसका स्क्रीनशॉट्स ले लें। तो ये हो गया कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सेम इसी तरह से प्रोसीजर होता है द्रव का जल वाष्प की, मतलब जल का जल वाष्प में बदलने पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, नोट डाउन करके लिख लीजिए आप, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, वो क्या कहलाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कितना होता है बर्फ का गलनांक, 273.15 केल्विन। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। किसके बराबर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, 273, यानी 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको पूर्णांक में चेंज करें, 15 जो है उसको, तो अगर हमें किसी पदार्थ का तापमान निकालना है और वो हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, यानी केल्विन को हमको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो हम 275 उसमें से माइनस कर देंगे, और अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 275 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो गलनांक की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है, गलनांक की प्रक्रिया को हम संगलन भी कहते हैं। संगलन, गलनांक की प्रक्रिया को
ठोस के गलने की प्रक्रिया पर हम देखते हैं, जब हम कोई बर्फ को हम गलाते हैं तो जब वो पानी में चेंज होती है तो पानी में ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। तो तापमान किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया पर तापमान समान रहता है। ठोस के गलने पर तापमान समान रहता है। हमने इसको ऊष्मा दी, भाई ऊष्मा दी इसको, लेकिन वो ऊष्मा गई कहाँ? ठीक है, तो वो जो ऊष्मा होती है वो पदार्थ के द्वारा क्या कर ली जाती है? अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, तो हमने जो ऊष्मा दी वो क्या हो गई? इसने अवशोषित कर ली, यानी इसके जो कण है जब वो बर्फ में कन्वर्ट होते हैं, जब वो आपस में टूटते हैं तो उन कणों के द्वारा उस ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। इसको हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, तापमान में बिना वृद्धि किए आपको दिख रहा है क्लियरली? ठीक है, तापमान में बिना वृद्धि किए जो ऊष्मीय ऊर्जा पदार्थ के द्वारा अवशोषित की जाती है, उसे उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको लिख सकें। ठीक है, मेरी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। ठीक है, तो अब है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ठोस जब द्रव में चेंज होता है, लेकिन जब द्रव में जल वाष्प में चेंज होता है तब क्या होता है कि वायुमंडल का वह ताप जिस पर द्रव, भाई हमने ऊष्मा दी बर्फ को तो वो जल में कन्वर्ट हो गई, परिवर्तित हो गई। जब हम जल को ऊष्मा देंगे, सेम प्रोसीजर रहता है द्रव की तरह ही। ठीक है, तो उसको उबलने में भी टाइम लगता है। तो पदार्थ को उबलने में जितना तापमान दिया जाता है वो उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। जब हम देखें पानी उबलता है तो ऊपर भाप निकलती है, अगर आप भाप को ढक दें और उसके ऊपर पानी डाल दें तो हमने देखते कि प्लेट के नीचे ना पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है, वो क्या होती है? जल वाष्प की बूंदें होती है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम वायुमंडलीय दाब का वह तापमान जिस पर द्रव उबलता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी क्वथनांक की और गलनांक की। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो जल के लिए जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? जल के लिए तापमान कितना होता है? 373 केल्विन। ठीक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। जब हमने इसको केल्विन में चेंज किया तो हमने इसमें क्या प्लस कर दिया? 273। तो ये कितना हो गया? 373 केल्विन। वैसे कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो पानी है वो उबलने लगता है। ठीक है,
इस तापमान पर क्या होता है, पानी के जो कण होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, वाष्प में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जल वाष्प। क्या कहते हैं, जल वाष्प। तो सेम होता है कि जब हमने इसको इतना तापमान दिया द्रव को, तो इसके कण क्या हो गए, कणों के बीच का जो बल है वो कमजोर पड़ने लगा, कंपन हुआ और वो गति करने लगे, और गति करके वो किसमें चेंज हो गए, जल वाष्प में। यानी हमारा जो द्रव है वो किसमें चेंज हो गया, गैस अवस्था में। किसमें चेंज हो गया, गैस अवस्था में। तो इसी के द्वारा भी भाई, इसके द्वारा भी अतिरिक्त जल ऊष्मा अवशोषित की गई, उसको भी उसकी अतिरिक्त जो जल ऊष्मा हमने अवशोषित की, वो उसकी क्या कहलाएगी, जल वाष्प की गुप्त ऊष्मा। जैसे द्रव की हमने गुप्त ऊष्मा निकाली ना, सेम प्रोसीजर होता है भाई। इसको उबलने में भी भाई ठंडा हुआ, गर्म होने में भी टाइम लगेगा। गर्म होने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है वो उसके कणों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब उसका टेम्परेचर चेंज होता है, टाइम वो उसकी स्टेट जो है ना वो बदलती है। तो जो गुप्त ऊष्मा होती है, जो हमें महसूस नहीं होती, वो उसके कणों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, उस पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा। तो अतः हम कह सकते हैं तापमान, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तापमान बदलकर हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं। अवस्था बदल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट है दाब परिवर्तन। दाब परिवर्तन का प्रभाव। ये तो अपने ताप पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ना है दूसरा पॉइंट है इसका दाब। ठीक है, यानी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दोनों ही चीजों का प्रभाव पड़ता है। ताप परिवर्तन का प्रभाव। ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है कि जब कोई भी घटक होता है तो उसके अणुओं को, जब हम दूर होते हैं उसके कण दूर पर, गैस को हमने, जब हम सिलेंडर में गैस भरते हैं उसको कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तभी वो किसमें आती है, एक छोटे से सिलेंडर में आ जाती है। यानी उसके जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत पास हो जाते हैं। जब कण बहुत पास आ जाएंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। भाई तो अगर किसी पदार्थ के कणों को अधिक दाब दिया जाए तो वो किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। यानी जो गैस पूरे सिलेंडर में भरी हुई है वो दाब और प्रेशर अधिक है, उसको देते हैं, उसका तापमान कम कर देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसीलिए हम सिलेंडरों में गैस भरते हैं। आपने शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा, ठोस CO2। जैसे कि आजकल आपने देखा हुआ है, आजकल जो स्टेज लगती है वहां पे धुआं यूज होता है, उसमें क्या यूज होता है, ड्राई CO2 यूज होती है। ड्राई आइस भी कहते हैं जिसको, शुष्क बर्फ एक तरह से बोलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं कि उस ड्राई आइस क्या होती है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होती, वो सीधे वाष्प में चेंज हो जाती है। इसी तरह से बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो गैस से लिक्विड में चेंज ना होकर के सीधे वाष्प यानी गैस में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप कपूर ले लीजिए, जब आप कपूर को गर्म करेंगे, ऊपर टीप लगा दीजिए तो वो गैस बदल जाएगी, लेकिन वो लिक्विड में नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो आप इस पर लिख दीजिए, लिख सकते हैं इसमें आप घटक तो दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है घटकों पर, तो लिख लीजिए घटक कण के बीच दूरी में
अंतर होना, अंतर होने कर लीजिए, अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे दाब बढ़ेगा तो आपका जो अवस्था परिवर्तन होगा वो भी कणों की दूरी के कारण अवस्था, भाई कणों की दूरी के कारण ही तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठोस में कण पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ा दूर होते हैं और गैस में और भी ज़्यादा दूर होते हैं। तो दाब बढ़ाने पर और तापमान कम करने पर ठीक है, करने से गैस को द्रव में बदला जा सकता है। गैस को क्या किया जा सकता है? द्रव में बदला जा सकता है। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नहीं कर पा रहे नोट डाउन तो बाद में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया एक था, ठोस वर्ग क्या है? ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? ठोस। शुष्क वर्ग क्या होती है? शुष्क वर्ग होती है आपकी ठोस CO2। ठीक है, ठोस CO2 को हम क्या करते हैं? उच्च दाब पर संग्रहित करते हैं। तो ठोस CO2 को क्या करते हैं? उच्च दाब पर संग्रहित करते हैं। यानी जब वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है? वायुमंडलीय दाब, इसके लिए वायुमंडलीय दाब कितना रखा जाता है? कितना होता है वायुमंडलीय दाब? 1 ATM। यानी एक एटमॉस्फेयर जब होता है तब हम CO2 को ठोस CO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ठोस CO2 क्या होती है? द्रव अवस्था में नहीं आती है। कैसी अवस्था में नहीं आती? जब इसको हम गर्म करते हैं तो कैसे आती है? द्रव अवस्था में नहीं बदलती है। किसमें बदलती है? डायरेक्ट गैस अवस्था में, यानी ठोस से सीधे गैस अवस्था में। बदलती है गैस अवस्था में। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो डायरेक्ट ठोस से लेकर सीधे गैस में चेंज हो जाती है। जैसे आप कपूर ले सकते हो, नौसादर ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली आपके शुरू हो जाते हैं। ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट पढ़ना है वाष्पीकरण। तो वो हम कल वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रही है, आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा प्लीज़, ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले, ताकि आपको जो नया वीडियो आ रहा है उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो कल सेम टाइम पर मेरा वीडियो अपलोड होगा। ठीक है,
तो कल इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, फर्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो बाय गाइस, आप अपना ध्यान रखिए और अपना अपना फैमिली का शब्बा खैर।